हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मुकुल मल्होत्रा, चंडीगढ़ इंडिया में एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट यानी बच्चों के दिमाग व नसों से संबंधित प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे स्पेशलिटी सीरीज़ जो कि होगी एपिलेप्सी पर। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं डिस्क्राइब करूँगा दो टर्मिनोलॉजीज़ जो कि बहुत कंफ्यूजिंग है और लोग इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, पर कोई भी इसका सही मायना नहीं समझता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दौरे या सीजर्स की, और दूसरी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो एपिलेप्सी या मिर्गी रोग के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो दौरे या सीजर्स को समझने के लिए हम चलेंगे अपने मीटर बोर्ड की तरफ जो हमारे घरों के बाहर होता है, जहाँ पे हमारे सारे घर की तारें जो हैं एक जगह आके चिपकती हैं। तो कभी भी अगर आपने नोटिस किया हो कि अगर ये तारें गलती से एक ही सॉकेट में लग गई हैं, या फिर इन तारों की ऊपर की जो कवरिंग है वो किसी तरीके से ख़राब हो गई है, या पुरानी होने की वजह से, या जलने की वजह से, या फिर कभी कभी वोल्टेज बढ़ने की वजह से अगर बहुत ही ज़्यादा करंट इन तारों में से निकल जाता है तो एकदम हो क्या जाता है, शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है, पहले तो लाइट फटफटाने लगती है और स्पार्किंग स्टार्ट होती है, और फिर कुछ देर बाद पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है। और जब तक हम फिर फ्यूज़ लगा के इसे ठीक ना करें तब तक बिजली वापस नहीं आती। तो इसी चीज़ को अगर हम अपने ह्यूमन ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोज करके देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी एक तारों का जंजाल है, और इन छोटी छोटी तारों को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो अगर किसी भी वजह से, तो चाहे वो जन्म के टाइम ना रोने की वजह से बच्चे के ब्रेन में डैमेज हो जाए तो न्यूरॉन्स आपस में चिपक जाएं, या फिर ब्रेन की बनावट ही ठीक तरीके से ना हुई हो, या फिर किसी जेनेटिक अनुवांशिक या फिर किसी मेटाबॉलिक कारण की वजह से अगर ये न्यूरॉन्स आपस में चिपक जाएं या फिर उनके थ्रू एक्स्ट्रा करंट निकल जाए, तो ब्रेन में भी सेम वही चीज़ होती है जो हमारे मीटर बोर्ड में होती है। पहले होती है स्पार्किंग, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और वो जो स्पार्किंग है वो हमें सीजर्स के रूप में दिखाई देती है, और फिर कुछ देर के लिए बेहोशी छा जाती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का गुल हो जाना, और फिर ब्रेन अपने आप ही इस एरिया को थोड़ा सा रिकवर करके फ्यूज़ लगा के फिर से बिजली को वापस ले आता है। तो ये होते हैं दौरे और सीजर्स की टर्मिनोलॉजी। अब हम आते हैं एपिलेप्सी की टर्मिनोलॉजी की तरफ। तो एपिलेप्सी को अगर हम सीधे सरल शब्दों में समझें तो एपिलेप्सी कुछ नहीं, बस और सीजर्स होने या और दौरे होने की टेंडेंसी है। तो इसको बहुत ही सरल और सीधा करने के लिए इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी ने 2010 में क्राइटेरिया दिया, जिसमें उन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए। इन 3 क्राइटेरियाज में उन्होंने ये समझाया कि किन किन कंडीशंस में हम बच्चे को लेबल कर सकते हैं कि उसे एपिलेप्सी है। तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो था वो ये था कि अगर बच्चे को 2 अनप्रोवोक्ड फिट्स हों 24 घंटे या 24 घंटे के आगे के अंतराल में। अब सवाल ये उठेगा कि अनप्रोवोक्ड फिट्स क्या होते हैं। अब अनप्रोवोक्ड फिट्स का मतलब कि जो बच्चा पहले से नॉर्मल था, जन्म के टाइम भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, ना उसे फिट से पहले कोई बुखार था, ना ही उसके कोई इन्फेक्शन थी जो ब्रेन तक चली गई, फिर भी फिट्स हो गए और कोई कारण समझ में नहीं आया, तो हम उसे बोलते हैं अनप्रोवोक्ड फिट्स। तो ऐसे अगर 2 फिट्स हो जाएं 24 घंटे या 24 घंटे के आगे के अंतराल में, तो हम बच्चे को लेबल कर सकते हैं कि उसे एपिलेप्सी है। फिर दूसरा जो क्राइटेरिया था वो ये है कि हम पहले ही फिट के बाद भी बच्चे को लेबल कर सकते हैं कि उसको एपिलेप्सी है, अगर हमें ये इवैल्यूएशन के टाइम, जैसे हम पहले फिट के बाद एमआरआई और ईजी करवाते ही हैं, और उस इवैल्यूएशन के दौरान हमें समझ में आता है कि बच्चे को और भी फिट्स आएंगे, या भी फिट्स आने की जो टेंडेंसी है वो 2 फिट्स के बाद आने के बाद जो टेंडेंसी होती है उसके बराबर है, तो हम बच्चे को लेबल कर सकते हैं कि उसे एपिलेप्सी है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि 3-4 साल का बच्चा जो बिल्कुल पहले नॉर्मल था, जन्म के समय भी समय पर रोया, कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल ठीक था, बस एक मामूली से बुखार या ऐसे ही बिना किसी बुखार के बच्चे को राइट साइड का हाथ हिलने लगा और आंख फड़फड़ाने लगी और फेस भी हिलने लगा। जब उसकी एवैल्यूएशन करी गई तो उसके एमआरआई में पता चला कि उसके लेफ़्ट साइड के ब्रेन में कीड़ा बैठा हुआ है। तो अब हम जानते हैं कि जब तक ये कीड़ा ब्रेन में बैठा हुआ है
यहाँ ज़िंदा है ब्रेन में, तब तक इस बच्चे को फिट्स आते रहेंगे। तो हम इस बच्चे को एपिलेप्सी लेबल कर सकते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया 2014 में ऐड किया गया, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जिसमें कहा गया कि अगर बच्चे का पहला दौरा ही किसी एपिलेप्सी सिंड्रोम के अंदर फिट हो जाए तो भी हम बच्चे को एपिलेप्सी लेबल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठेगा कि ये एपिलेप्सी सिंड्रोम की नई टर्मिनोलॉजी कहाँ से आ गई। तो अगर हम समझें कि सिंड्रोम क्या होता है, सिंड्रोम 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स का जमावड़ा होता है। तो इन एपिलेप्सी सिंड्रोम में होता क्या है कि इनमें एक टिपिकल टाइप के फिट्स आते हैं, एक टिपिकल टाइप की ही ईजी होती है, और इनका जो एंड रिज़ल्ट या परिणाम, या हम टेक्निकल टर्म्स में जैसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, वो बिल्कुल सिमिलर रहता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ एक बड़े ही कॉमन एपिलेप्सी सिंड्रोम का, जो कि है बिनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी। इन टाइप के सिंड्रोम में होता क्या है कि बच्चों को रात को गहरी नींद में, रात के 2 बजे 3 बजे या कभी कभी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे भी फिट्स आएंगे, जिसमें उनके एक साइड का फेस, आंख और हाथ जो है फड़फड़ाने लगेंगे, और ये 2 या 3 मिनट तक ही लंबे होते हैं, और कुछ देर के लिए बच्चा बेहोश हो जाता है। और इनकी जब हम ईजी करते हैं तो ऐसे बच्चों में ऑलमोस्ट 80 to 90% हमें सेंटर और टेम्पोरल एरिया जो ब्रेन का है उसमें से स्पाइक्स दिखाई देती हैं। और इनका प्रोग्नोसिस या जो इनका एंड रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ये मिर्गी जो है 5 साल की उम्र से 15 साल तक की उम्र तक रहती है। सिर्फ 4 या 5 फिट्स आएंगे, उससे ज़्यादा फिट्स भी नहीं आते। मोस्टली बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह होती है, और 15 साल की उम्र के बाद ये फिट्स अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो अगर पहले फिट के बाद ही अगर आपके पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट समझते हैं कि आपका जो पहला फिट ही है वो एपिलेप्सी सिंड्रोम के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक फिट हो रहा है, तो हम बच्चे को पहले फिट के बाद ही एपिलेप्सी लेबल कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ के बीच के डिफरेंसेस और डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस एपिलेप्सी सीरीज़ में मैं कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं एपिलेप्सी से रिलेटेड या एपिलेप्सी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज लिख के ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन ज़रूर करते रहें। जय हिंद।